हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम दो भाग में बटा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ध्यान से समझिए आप लोग, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जो था वो पूंजी मतलब साम्यवादी था, मतलब ये डिक्टेटरशिप, जिस तरह चाइना में एक पार्टी की सरकार है। दक्षिणी वियतनाम जो था वो लोकतंत्र था। तो दक्षिणी वियतनाम के फेवर में जो था अमेरिका था, ऊपर वाले के फेवर में रूस था। अब ये शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में पता ही है आपको कि शीत युद्ध में क्या होता है भाई, एक सेना दूसरे सेना को मारती है। तो अमेरिका ने यहाँ पर 27 करोड़ बम गिरा दिया। सोचिए वियतनाम के ऊपर कितना बम गिराया, 27 करोड़ बम गिराया। लेकिन बावजूद यहाँ वियतनाम जीत गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम में इतना घना जंगल था कि अमेरिका की फौज गलती से भी जब उतरती नहीं थी जमीन पर, क्योंकि वहां एक भी फौजी अगर जंगल में छुप गया है ना, घने जंगल में स्नाइपर राइफल लेके, बस आप आते रहिए, मार देंगे सब। उसके बाद क्या किया वियतनाम के लोगों ने, गड्ढा खोद दिया था जमीन पे, उसके ऊपर इस तरह से कुछ ढकने वाला रख दिया था। अगर फौजी दौड़ के आते थे तो गिर जाते थे। और उसके अंदर क्या किया इन लोगों ने, पूरे देश के अंदर सुरंगें खोद के रख दी। सुरंग के अंदर खुद रहते थे, अमेरिका की फौज आती थी तो मार देते थे। तो अमेरिका यहाँ पूरी जिंदगी में सबसे बुरी तरह हारा था वियतनाम के रास्ते। उसके बाद इन लोगों ने रूस को भी यहाँ से भगा दिया। वियतनाम वालों ने कहा कि भैया ना हम उत्तरी वियतनाम रहेंगे ना हम दक्षिणी वियतनाम रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा काम किया था एक नेता जिसका नाम था हो ची मिन। क्वेश्चन कहेगा कि वियतनाम की क्रांति का नायक कौन था? हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन। इसीलिए इन्हें अंकल हो कहा जाता है। उनका हो का नाम का पहला अक्षर हो ची मिन में केवल क्या ले हो। अभी भोजपुरी वाला मत समझिएगा अंकल हो, वो वाला हो नहीं है, ये उनका नाम है हो ची मिन। और इनका सबसे बड़ा शहर है, अभी वियतनाम का सबसे बड़ा शहर का नाम है हो ची मिन सिटी। नीचे में है, आप अपने नक्शा में देखेंगे वियतनाम में सबसे नीचे शहर है हो ची मिन सिटी, हो ची मिन सिटी। तो ये देश अकेले रूस और अकेले किसको हरा चुका है? अमेरिका को हरा चुका है। रूस और अमेरिका को ये क्या कर चुका है? हरा चुका है। इतना खतरनाक देश है ये वियतनाम। लेकिन अभी की स्थिति कुछ और हो गई है। अभी अमेरिका और इसके साथ रूस दोनों कोई नहीं आना चाहते हैं सब वियतनाम के साथ। इसी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। वियतनाम की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पारासेल द्वीप। आप ये आइलैंड का नाम है स्प्रेटले आइलैंड। ये दोनों पर वियतनाम का अधिकार है, लेकिन चीन कहता है कि मेरा है। चीन के हिसाब से ये किसका है? चाइना का है। देखिए इंटरनेशनल कानून क्या कहता है कि समुंदर पर किसी का अधिकार नहीं होगा। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से समुंदर पर केवल 200 किलोमीटर तक अधिकार होगा। तो ये 200 किलोमीटर इतना हो गया। किसी भी देश का, भारत का भी पूरा समुंदर नहीं होता है। लेकिन चाइना कहता है कि भैया हमारे लिए ये पूरा हमारा देश है। आप इसे समुंदर कहते हैं लेकिन हम तो इसे देश कहते हैं। रे भैया तो उस हिसाब से भारत देखने लगेगा ना तो पूरा हिंद महासागर हम लोग का हो जाएगा। और हमारे देश के नेता लोग भी वैसे ही हैं। चुपचाप कहना चाहिए कि अगर दक्षिणी चीन सागर चीन का है तो हिंद महासागर भारत का है। अतः भारत हिंद महासागर से जो जो जहाजें जाएंगी हमको टैक्स देना है, और भारत को नौसेना वायुसेना लगा के वहां घेर देना चाहिए। इतना ना परेशान हो जाइए कि लोग भारत को कहें काहे पगलाया है, तो भारत कहें कि हम नहीं पगलाए हैं। अगर दक्षिणी चीन सागर चीन लिया तो कंफर्म हम हिंद महासागर ले लेंगे, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में तो बहुत से देश हैं उसका विरोध करने वाले, और हिंद महासागर में भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं। नीचे कहाँ है हिंद महासागर के नीचे? कोई इंडियन ओशियन में कोई है? नहीं है। अब इसीलिए वियतनाम जो है परेशान हो जाता है। वियतनाम को यहां से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। आप कहेंगे सर वो चाइना इस समुद्र का पनिया लेके क्या करेगा? एक्चुअली यहां पर पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोलियम और गैस भरा हुआ है। उसकी नजर इस पानी पे नहीं, उसके नीचे पेट्रोलियम और गैस पे है। यहाँ भर देता है तो यहाँ निकालने नहीं देता है, यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। तो वियतनाम भागा भागा आया भारत के पास, इंडिया के पास आया कि भैया हमारा पेट्रोल निकाल दीजिए। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि देखिए पेट्रोल तो निकालेंगे, 50% आप ले लीजिएगा, 50% हम ले लेंगे, बाकी आप खर्चा और मत दीजिएगा। वियतनाम का ठीक है, वैसे भी चाइना रहेगा तो 1 रुपया ना लेने देगा। तो यहाँ पारासेल आइलैंड के पास और स्प्रेटले आइलैंड के पास पेट्रोल कौन निकालता है? भारत की कंपनी ONGC। चीन की नौसेना आके धमकी दे रही थी कि भागो यहाँ से। भारत की नौसेना मलक्का होके यहाँ पहुँच गई। अब पूछ रही है कौन बोल रहा है रे, कौन बोल रहा है? भारत की नौसेना पहुंची ना चाइना भाग गया वहां पे। वो कमजोर लोगों को दबाता है। अब हम लोग को पेट्रोल मिल जाता है। आप पता है भारत को पेट्रोल 33 रुपया लीटर पड़ता है, लेकिन सरकार जो है ना इस पर GST नहीं लगाती है, क्योंकि GST लगाएगी ना तो ये हो जाएगा 36, मतलब लगभग 38 रुपया लीटर। भारत सरकार इस पर अलग से एगो टैक्स लगाती है जो केवल पेट्रोल पर है। इसका रेट कर देती है 85 रुपया। समझ में आ गया नहीं? गया 85 रुपया पेट्रोल कर देती है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप 85 रुपया कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश में राजनीति जब होने लगता है ना तो गलत होता है, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय भी 85 रुपया था, लेकिन उस वक्त पेट्रोल भी महंगा था, पेट्रोल क्या था, महंगा था, और अभी भी है। और इसे 85 रुपया गवर्नमेंट बेचती है ना तो कोई गलत नहीं करती है, क्योंकि जो गाड़ी खरीद सकता है, जो 4 व्हीलर खरीद सकता है, वो 85 रुपया का पेट्रोल भी खरीद सकता है। उसी पैसे से हम लोग गरीबों को 2 रुपये किलो अनाज देते हैं, सेना को हथियार देते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर इस पर राजनीति होने लगती है तो गलत हो जाता है। जैसे उस वक्त जो थे लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह के उम्र से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा पेट्रोल, मतलब वो 85 साल के थे उस वक्त, तो लोग कह रहे थे कि 85 से महंगा हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ये एकदम ज़रूरी है कि जितने भी चीज़ मतलब ये पेट्रोल वगैरह है इसको रहना भी चाहिए, वरना सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, उसको भी तो साधन चाहिए ना पैसे के लिए, पैसा कहाँ से लाएगी। समूह अब पैरासेल द्वीप समूह का वियतनाम पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन चीन कहता है किसका है, मेरा है। अब भारत सरकार एक यहाँ लापरवाही कर रही है जिसका कोई हद नहीं है। कैसे लापरवाही कर रही है कि पूर्वोत्तर भारत को हमको डेवलप करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने इंद्र कुमार गुजराल जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाया था कि पूरब की ओर देखो, यानी इनसे संबंध अच्छा बनाओ। देखिए हम लोग म्यांमार से लेके चले जाएंगे सितवे बंदरगाह, सितवे वाला कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो जाएगा। यहाँ से एक सड़क हम लोग को सिंगापुर ले जाना चाहिए, अभी कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ पता ही नहीं है। और सबसे जरूरी सड़क जो है वो यहाँ से लेकर और इस रास्ते यहाँ वियतनाम तक लाना चाहिए। इससे फायदा देखिए, चाइनीज सामान जितने होते हैं वो सब वियतनाम में भी बनते हैं। जो बैटरी आप वियतनाम में खरीदिएगा 6 रुपया में, वही चाइना में मिलेगा 6 रुपया में। पूरी दुनिया में चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक मामले में तो वो वियतनाम दे सकता है। तो भैया हम चाइना से खामा में ना सामान खरीद रहे हैं अपने दुश्मन से। जब आपको सस्ता ही खरीदना है, हम हिंदुस्तानियों को सस्ता ही खरीदना है, तो क्यों हम चाइना से खरीदें। हमें 4 रुपया का टेम्पर ग्लास मिल जाता है चाइना से, 4 रुपये का ही टेम्पर ग्लास हमको वियतनाम से मिलता है, तो काहे लिए हम चाइना से खरीदेंगे, हम वियतनाम से खरीदेंगे। और इस सड़क से मंगाएंगे तो इस सड़क से मंगाने से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों का फायदा होगा, चीन की इकोनॉमी टूटेगी, उसका दुश्मन देश वियतनाम पैसे से मजबूत होगा, और इस सड़क का प्रयोग करके युद्ध के स्थिति में हम सीधे वियतनाम पहुंच सकते हैं। और चाइना की नौसेना का मुख्यालय है हेनान द्वीप, ये जो हेनान द्वीप है ना, इसका मुख्यालय है। अगर ये सड़क बन गया तो यहाँ से इनका मुख्यालय तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये बताएगा कौन हमारी सरकार को कि भैया आप खाली यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देखते रहिए, कभी इधर भी ध्यान दे दिया कीजिए। नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय साहब जसवंत सिंह, इनको भी, जयशंकर जी आप भी ध्यान दीजिए, मोदी जी आप भी ध्यान दीजिए, ये जरूरी है। इस सड़क को आप इंडिया के किसी कंपनी को टेंडर दे सकते हैं। सड़क पे चलने का टोल टैक्स लगता है, पैसा लगता है, आप 1000 रुपया लीजिएगा ट्रक वाले से, 2000 रुपया लिया जाता है ट्रक वाले से। कोई भी भारत की कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, बांगर सीमेंट है, उनको कहिए कि भैया तुम बनाओ सड़क, तुम बनाओ, इससे जितना इनकम होगा तुम लेके चले जाना। तो इस सड़क से भैया करोड़ों करोड़ों का इनकम होता है। तो सरकार को अपना पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी को दीजिएगा तो कंपनी सीमेंट बनाएगी, सीमेंट बनाएगी तो भारत का सीमेंट में उत्पादन बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। सरकार का 1 रुपया नहीं मिला, कंपनी को फायदा हो गया, सड़क बनकर तैयार हो गया, चीन देहात तैयार के मर जाएगा उधर। लेकिन कौन बताएगा इन लोग को, यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया, आगे बढ़े, यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ सबसे बड़ी बाधा आ जाता है, कौन सा, ये आपका ये बीच में लाओस की बिजली कंपनियां चीन के हाथ से बिकने जा रही हैं। अगर लाओस ये सड़क बनाने को देगा तो चीनी बिजली कंपनियां जो हैं वो क्या करेंगी, उसकी बिजली को काटेंगी। तो इसलिए भारत सरकार को अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि वियतनाम ने जितना कर्जा ये लाओस ने जितना कर्जा लिया था बिजली घर बनाने के लिए, वह कर्जा क्या करना चाहिए, चीन को लौटाना चाहिए और कहना चाहिए कि बिजली घरवा हम बनाएंगे, चोट्टा को छोड़िए नहीं, गर्दन हमेशा दुश्मन का पकड़ के रखा कीजिए। यहाँ पे समझ आ गई नहीं, तो पैसा हम तुमको दे देते हैं और बाकी बिजली घर हम बना देते हैं, उससे सेम रेट, उससे सस्ता रेट में तुमको बिजली देंगे। और अगर यहाँ हम बिजली बनाएंगे तो यहाँ बिजली की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जो एक्स्ट्रा बिजली रहेगा इस सड़क पे लाइटिंग के थ्रू हम लोग पूर्वोत्तर राज्य को दे सकते हैं। हमने कभी भी ध्यान दिया ही नहीं इन पूर्वोत्तर राज्य वालों का, हम गुनहगार हैं इसके। और अगर हम इनका ध्यान देते ना तो एक तीर से 2 निशान हो जाता है, चाइना दांत चियार के रह जाता है। यहाँ पर हमारी सीधी कनेक्टिविटी हो जाती, सिंगापुर से लेके हर जगह पे चले जाते हैं। और आपको पता है कितना टूरिस्ट आते लोग यहाँ, अगर बस से
कोई सिंगापुर, बताइए अगर आपको आसाम से बस खुलती सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, कितना मजा आता है चल बस में सिंगापुर चलते, यहाँ से सिंगापुर ले जाए, भले 4 दिन में ले जाए, क्या दिक्कत है। सिंगापुर जाएगा ना आदमी बस से, सबकी ख्वाहिश होती है सिंगापुर जाना, अरे बाप रे बाप, बस से लेके चलो, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे सब, कौन समझाए इन लोग को। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। ईस्ट इंडिया, वियतनाम जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन चाइना को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वियतनाम दे सकता है। आप खुद सोचिए ना, एप्पल कंपनी चाइना से भागी तो वियतनाम घुस गई, माइक्रोसॉफ्ट चाइना से भाग के वियतनाम घुस गई, चाइना से लगभग 800 कंपनियां भाग के वियतनाम चली गई कि नहीं चली गई। तो भारत को कहना चाहिए या तो तुम देश हिंदुस्तान में आ जाओ चीन की कंपनी, या तो वियतनाम में आ जाओ। ये सड़क का कोई विरोध भी नहीं करेगा, अरे विरोध करके क्या उखाड़ लोगे साले, तू नहीं, तुम पाकिस्तान में सीपीईसी नहीं बता लिए तो हम भी ये बना देंगे, इसको हम लोग सीपीईसी का लिए के लिए हम लोग इंडिया वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे, IVEC बना देंगे, इंडिया वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर लो, खुल के बोलेंगे कि सीपीईसी का टक्कर है ये, खुल के बोलेंगे अगर सीपीईसी पर अगर टैंक तोप हथियार अगर दौड़ेंगे तो इस VCP पे भी हमारे टैंक तोप हथियार भारतीय सेना दौड़ेगी। अगर तुम ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचना चाहते हो सीपीईसी के थ्रू, तो हम वियतनाम बंदरगाह तक पहुंचना चाहते हैं सीपीईसी के थ्रू। तुम उधर से हमें घेरना चाहते हो, हम इधर से घेरना चाहते हैं। तुम युद्ध लड़ोगे, याद रखना हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, एक सर काटोगे, ये 1962 नहीं है साले, 10 काट के रख देंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हम लोग की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वियतनाम वाला एरिया, वियतनाम के सबसे बड़े युद्ध के नायक, जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानी में भगत सिंह आते हैं, महात्मा गांधी आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कितनों को नाम बताइएगा। उसी तरह यहाँ पर मुख्य स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके क्या नाम था, हो ची मिन। इसने अमेरिका वगैरह सबको क्या कर दिया, खदेड़ दिया। यहाँ पर हम लोग को यहाँ से तो पेट्रोलो मिल जाएगा आराम से। चाइना वियतनाम से कह दो कि तुमको टेंशन नहीं, तू जितना पेट्रोल है बोल, हम निकाल देते 50-50%, उसको तो एक को निकालने नहीं देते, हम लोग को 50% पे मिल जाएगा। फायदा है भाई, भागते भून की लंगोट बोली, फ्री में मिले बैल का दांत तो थोड़े गिना जाता है कि 50% दे रहा है कि क्या दे रहा है। और हमारी वैसे भी पेट्रोल कंपनियां डूब रही हैं, लेकिन पता है ONGC का मालिक कौन है, संबित पात्रा। ONGC संबित पात्रा, बीजेपी का प्रवक्ता। अब बताओ भैया सब, वो डॉक्टर है पेशे से, अब कौन सी बताएगा ONGC में वहां पर। अब उसको तो दिन रात, आप अभी भी टीवी खोलिएगा, किसी ना किसी न्यूज चैनल पर बैठा रहेगा और कहेगा कि हाथरस में जो रेप हुआ है, आपको बलरामपुर का रेप नहीं दिख रहा है, राजस्थान का रेप नहीं अरे सालो तुनाई, तुम लोग को शर्म नहीं आती है। मतलब एक जगह रेप हुआ है तो हम दूसरे की कल्पना करेंगे, मैंने लिस्ट बना रहे हैं क्या, यहाँ के फांसी दे दो, हाँ बलरामपुर में बहुत ज्यादा दुख है तो हाथरस वाले को फांसी दे दो, उसके बाद बलरामपुर वाले को फांसी दे देना, कौन मना किया। लेकिन जिसका मालिक है ससुरा, मोदी जी ने उसको मालिक बना दिया है, अध्यक्ष ONGC का, वो बैठा है टीवी पे बहस करने के लिए। बात कैसे पढ़ना है। वियतनाम ये हो गया चाइना का कट्टर दुश्मन हो गया, क्योंकि चाइना कभी भी साउथ चाइना सी का विवाद छोड़ ही नहीं सकता है। और भारत को यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए, जितने भी हथियार हैं उसको दे देना चाहिए। वियतनाम को क्या करना चाहिए, रॉकेट, सैटेलाइट, इसरो, जितनी टेक्नोलॉजी है सब दे दीजिए, यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पर क्या दिक्कत जाता है, यहाँ पर जिस तरह से वो पाकिस्तान को अपने गोद में लेकर रखा है ना, उस तरह हमें रखना चाहिए। लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, भारत भूटान के लिए खड़ा रहता है, तो खैर उससे संधि है, तो भारत को वियतनाम के साथ भी खड़ा